देखो बच्चों, ये जो 7वां टेस्ट हुआ इसमें जो मेरा टॉपिक था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और केवल स्मूथ प्लेन का था। फ्रिक्शन वगैरह हम फिर अगले टेस्ट में कवर करेंगे। उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस नो एक्सेलरेशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स जीरो होगा, और नेट फोर्स जीरो होने के लिए इसका जो दिख रहा है क्या होगा, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, या तो कोई बॉडी उस पर काम ही ना करे, कोई फोर्स काम ही ना करे, या अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल करें। ये दोनों सही हैं, लेकिन अपने को ढूंढना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही ऑप्शन होगा अपना, क्योंकि बॉडी पर सिंगल फोर्स हो या मतलब इवन नंबर ऑफ फोर्सेज हो या ऑड नंबर ऑफ फोर्सेज हो, कोई भी रिजल्टेंट जीरो दे सकता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पहला ऑप्शन 1 होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 इनर्शिया से रिलेटेड है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज करती है तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से करती है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। और ये इनर्शिया आपने पढ़ा होगा, 3 तरह का, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें आपको ये पहचान, ये तो खैर इसकी बात है कि इनर्शिया की डेफिनेशन के बारे में तो पढ़ा होगा ना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, अपने आप चेंज नहीं होगा। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कि अनएबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा ऑप्शन होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, एक इनर्शिया का एग्जाम्पल है। इसमें बोला कि एक आदमी बस के अंदर है और वो अपने आप को ड्रॉप किया बस में से, तो बोलता है कि किसका एग्जाम्पल है। देखो जैसे पढ़ा होगा ना कि अगर जैसे बताया था आपको कि अगर किसी फ्रेम में से तुम ड्रॉप करोगे तो वो पहले उसकी वेलोसिटी को एक्वायर करेगा। तो अगर मान लो बस आगे जा रही है तो पहले तुम बस की दिशा में थोड़ी आगे जाना होगा। तो पैसेंजर गेटिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बस, एग्जाम्पल होगा इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और इम्पल्स पूछ रहा है। देखो इम्पल्स मिलता है ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम में चेंज होगा कब, जब हम वेलोसिटी चेंज करेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से तुम्हें वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल, तो इसमें t बराबर 4 पे पूछ रहा है। तो जस्ट बिफोर आपको ये तरीका सिखाया गया है, जस्ट बिफोर आप वेलोसिटी पहले निकालिए। तो जस्ट बिफोर मतलब यहाँ पे tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस कितना आएगा 3/4 v इनिशियल। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 2, तो ये कितना हो गया 6/4 यानी 3/2। देखो P फाइनल जस्ट आफ्टर जब करोगे तो P फाइनल 0 होगा, क्योंकि जस्ट आफ्टर t बराबर 4 पोजीशन देखो कांस्टेंट है, तो इस वाले रीजन में वेलोसिटी 0 होगी, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा 0। तो इम्पल्स का मतलब हुआ P फाइनल माइनस P इनिशियल, मतलब क्या हो गया आंसर -3/2 kg मीटर पर सेकेंड। इसका ये चौथा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ठीक है भाई, एक्शन रिएक्शन का सारा मामला होता है इसमें। तो इसमें ये पहला वाला पढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है स्टेटमेंट है, वही आपका ऑप्शन होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सही है, ये आपका ट्रू होगा। ये ट्रू हो गया। दूसरा, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, नहीं, एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी पे लगता है। आप अगर एफबीडी बनाएंगे तो आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये बॉडी एक सरफेस पे रखा है, मैंने इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया पहले, ये mg लगेगा, और ये सरफेस इस पर फोर्स इधर लगा रहा है। तो इस सरफेस ने इस ब्लॉक पे फोर्स ऊपर लगाया r, तो बदले में ये वाला जो सरफेस है ब्लॉक है इस सरफेस पे फोर्स r लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। ये एक्शन रिएक्शन देखो दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, ये गलत है, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन यही अपना ऑप्शन होगा। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, नो कॉज इफेक्ट रिलेशन आएगा। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर साइमल्टेनियस, ठीक है, एक साथ लगते हैं दोनों। तो इसका 7 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। जो गलत स्टेटमेंट है वही इसमें सही ऑप्शन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें बोला गया कि 10 कॉइन्स हैं, एक दूसरे के ऊपर रखा गया और बोलता है कि 6th वाला 7th पे कितना फोर्स लगाया, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है केवल। ठीक है, देखो तो तरीका आपको बताया था मैंने, चलो मान लो ये 10 कॉइन है, तो 6 और 7 के बीच में आपको फोर्सेस बताने हैं। तो आप क्या करेंगे, और काउंटिंग दिया हुआ है बॉटम से, ये 10 क्वाइंस हैं और पूछा गया कि छठवां वाला 7वें पे कितना फोर्स लगाता है। तो 6 और 7 का मैंने बताया था तरीका, जो ये कॉमन इंटरफेस होगा, जो कॉमन सरफेस है दोनों के बीच में ये है, इसके ऊपर का टोटल मास ले लो, कितना आया 4m और g से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये पहला वाला, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, ये 100 kg गन फायर्स अ बॉल ऑफ 1 kg हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट। इसमें ये बोला गया, थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ और प्रोजेक्टाइल मिला के सवाल दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 500 मीटर का एक टावर है और यहाँ से बॉल को फेंका गया फायरिंग करके, 100 kg गन से बॉल को फायर किया गया और ये जाके कितनी दूरी पे गिरता है, 400 मीटर की दूरी पे ये गिर रहा है। ठीक, जी की वैल्यू 10 दिया हुआ है और बोलता है कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। देखो जब गन से हम फायरिंग करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बॉल या बुलेट जो भी है ना, ये बराबर होंगे। तो गन का मास 100 दिया है, गन की वेलोसिटी मैंने v1 मान लिया और बॉल का मास 1 दिया हुआ है, बॉल की वेलोसिटी मैं v मान लूँ। तो बॉल मान लो ऐसे v स्पीड से निकला, तो अगर बॉल की वेलोसिटी हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे रख के हम गन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि फायरिंग के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टाइल यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को मिला के क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे ये रेंज है 400, तो रेंज बराबर आपको बताया गया था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, रेंज की वैल्यू 400 और टाइम निकालने का तरीका, हाइट इसकी 500 है तो फार्मूला था h बराबर हाफ GT²। यहाँ से पहले आप टाइम निकाल लीजिए कितना टाइम लगेगा उसको जाने में। तो 500 हाफ g की वैल्यू 10t², तो t की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10 सेकेंड। ये यहाँ पे हम रख देंगे 10, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी कितनी 40 मीटर पर सेकेंड और वो वैल्यू हम यहाँ पे रख दें इस v की, तो 100 v1 इज इक्वल टू v, तो 100 v1 इज इक्वल टू 40, तो v1 की वैल्यू आ गई 40/100 और ये आंसर आएगा कितना भाई 0.4 मीटर पर सेकेंड रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन होगी। इसका आंसर ये दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ ऑल दोज फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब आपको बताया था, इक्विलिब्रियम का मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों होता है। जब ट्रांसलेशनल की बात होती है तो फोर्स 0 और रोटेशनल का मतलब टॉर्क 0। तो खैर यहाँ पे केवल फोर्स की ही बातें ये पूछ रहा है, तो इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब नेट फोर्स 0, तो हैव 0 रिजल्टेंट, फोर्सेस का क्या हो जाएगा 0 रिजल्टेंट होगा। तो इसका ऑप्शन 13 का 3 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे थोड़ी अब बीडी आपको ड्रॉ करनी होगी। इसमें बोला गया कि ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सेलिंग, इधर 50 न्यूटन इधर 50 न्यूटन का वेट है और द एंगल मेड बाय द रोप विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम इज ओके। ठीक, तो भाई इसमें ये जो रोप है यहाँ पे ये एंगल ये थीटा पूछ रहा है, ठीक, वर्टिकल के साथ एंगल पूछ रहा है। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, ये तो इक्विलिब्रियम में है तो ये मैं टेंशन इसमें मान लेता हूँ, याद है ना पॉइंट पे टेंशन दिखाना है अवे फ्रॉम द बॉडी। इसका 2 कंपोनेंट आएगा, ये आएगा t cos थीटा और ये क्या आएगा t sin थीटा। देखो इस रस्सी में मान लेते हैं कि टेंशन T1 है, तो मैं अगर इसकी FBD बनाऊँ 5 kg वाले का, तो नीचे क्या लगा 50 न्यूटन, तो इस वाली रस्सी में T1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 50, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। अब मैं P वाले पे आता हूँ, तो P वाले की अगर हम फोर्सेस दिखाएंगे
तो P पर फोर्स एक 50 इधर लगा, नीचे क्या जाएगा T1, और T1 की वैल्यू क्या आई हुई है 50। इस तरफ क्या लग रहा है, इसी में टेंशन आपको एंगल बताना है ये, तो ये वाला क्या आया भाई T साइन थीटा, ये क्या आया है T कॉस थीटा, ठीक है। तो T साइन थीटा की वैल्यू देखो, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, दायां फोर्स बराबर बायां फोर्स, ये 50 है, दोनों को डिवाइड किया तो tan थीटा 1 आ गया, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 तो हीट का हो गया, ये तो एक ऐसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सिंपल FBD बनाएंगे, आपको आंसर सीधे मिल जाएगा। ब्लॉक ए ऑफ वेट 100 न्यूटन, देखो इसका जो वेट है 100 है, तो FBD अगर बनाओगे तो इस तरफ क्या लगेगा 100 साइन 30, है ना, 100 साइन 30, और इसमें ये रस्सी एक ही है सिंगल, तो ये टेंशन T आएगा, और नीचे इसका जो वेट है वो W मान लो। तो क्वेश्चन पढ़ो, ब्लॉक ए ऑफ वेट 100 न्यूटन रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री, अ फ्लेक्सिबल कॉर्ड अटैच टू अ पुली है, यहाँ पे छूट गया है पुली, हाँ ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुली, एंड इज कनेक्टेड टू ब्लॉक बी ऑफ वेट W दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो भाई जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स करोगे तो T बराबर W, और यहाँ से इसकी FBD बनाएंगे तो टेंशन इधर जाएगा, बाकी इसका जो ये कॉस वाला कंपोनेंट ये R लगेगा, तो ये तो फोर्स बराबर करना पड़ेगा ना। इस T को हम 100 साइन 30 के बराबर लिख सकते हैं, तो 100 साइन 30 बराबर W, तो W की वैल्यू क्या आ गई 50 न्यूटन। ये इसका ऑप्शन दूसरा होगा। 17 तो 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें ये दिया गया कि 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 10 kg एंड 20 kg आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग, मान लेते हैं इसमें टेंशन T है और यही निकालना भी है, और इस पे फोर्स ये जो लग रहा है इधर 600 न्यूटन लग रहा है, और टेंशन बताना है तो पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। मैंने बोला था इसको हम पूरा एक सिस्टम मान लें, आपको क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई गई इस तरह की। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा भाई, टोटल फोर्स कितना हो गया 600, और बाई टोटल मास कितना 30, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसकी FBD बना लें, तो ये आ गया F कितना लगा 600, इधर लग गया टेंशन, हमको तो मतलब ये है कि जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसी तरफ के फोर्सेस से मतलब है, तो जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये 600 है, टेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 20 है, तो ये हो गया 200, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 400 न्यूटन, यानी इसका 18th का चौथा ऑप्शन। अगला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। आपको मैंने तरीका बताया था कि पुली के साथ अगर इस तरह से ब्लॉक को लटकाया जाए, मान लो भाई ये इधर दिया है कि ये 12 kg का ब्लॉक है, और ये दिया हुआ है कि ये 8 kg का ब्लॉक है। तो मैंने एक तरीका तो सीधे बताया था ऐसे केसेस के लिए, सपोर्टिंग फोर्स एक्सेलरेशन है, तो ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, इसको नीचे लाएगा, ये वाला फोर्स इसको नीचे आने से रोकेगा, तो दिस इज सपोर्टिंग और दिस इज अपोजिंग फोर्स। तो हम लिख सकते हैं सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो ये कितना आया 4g/20, ये आया g/5, तो इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g/5। और दूसरा आप इसका FBD बना के भी सॉल्व करते हैं, तो 12g, तो इसमें सबसे लंबी वाली रस्सी चूज़ करते थे, ये टेंशन T ले लिया, इसमें भी टेंशन T आ गया, और मान लेते हैं कि ये A से नीचे आएगा, ये A से ऊपर जाएगा, कांस्टेंट लगाओगे दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स इसका बना रहा है माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे T-8g बराबर 8a। आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो फिर आप FBD बना के सॉल्व करिए। तो आंसर इसका 22 का दूसरा ऑप्शन। 24, इसको तरह के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करवाई गई है। 24 में ये बोला गया कि जो रस्सी है वो मैक्सिमम टेंशन कितना बियर कर सकता है 500 न्यूटन, और बर्नर का मास 40 kg है, तो पूछ रहा है कि वो
कितने क्या इसमें से ऑप्शन होगा जिसमें रस्सी टूट जाएगी। देखो अगर रस्सी में टेंशन 500 से ऊपर हो गया तो फिर रस्सी टूट जानी है, और अगर बंदर को ऊपर चढ़ना है किसी एक्सेलरेशन से तो ऑब्वियस है उसमें टेंशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो हम ये निकाल रहे हैं कि बंदर कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है। तो अगर बंदर के एफबीडी बनाते हैं तो ये नीचे उसका वेट कितना लगेगा 400, और मैं ये एक्सेलरेशन निकालना है कि मैक्सिमम कितना सेफ एक्सेलरेशन होगा जिससे वो ऊपर जाए। तो हम मैक्सिमम टेंशन ले लें, भाई इतना टेंशन इसमें लग रहा है, कितना लग रहा है 500, और एक्सेलरेशन निकाल लें कितना सेफ एक्सेलरेशन है ऊपर जाने के लिए। तो जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी इसमें 2.5, यानी ये अगर 2.5 तक जाए तब तो ठीक है कि वो सेफ है, वो जाएगा, रस्सी टूटेगी नहीं। लेकिन ये तो यहाँ पहला ही ऑप्शन में दिखा रहा है कि अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा तो ऑब्वियस है रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि अगर 5 से जाएगा तो टेंशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, 500 से बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ये टूट जाएगा। बाकी आप तीनों केस ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तो 24 का पहला ऑप्शन होगा। बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्शन ऑफ द बुक। अभी कुछ देर पहले मैंने एफबीडी बताया था, मान लो ये बुक है किसी सरफेस पे टेबल पे रखा हुआ है, तो टेबल इस पे फोर्स मान लो ऊपर आर लगा रहा है, तो ये जो बुक है ये टेबल पे फोर्स किधर लगा रही है नीचे। तो एक्शन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो बीच का एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 27, इसको भी आप चाहें तो एक्सेलरेशन की बात है तो सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग फोर्स करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप एफबीडी बना लें। तो मैं यहाँ पर वो चलेगा सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग। जैसे देखो ये ज़्यादा मास है ना, तो ये नीचे आएगा इधर और ये इसको रोकेगा, तो इस तरफ फोर्स क्या लगेगा 40G 400 sin 30, और इधर लगेगा ये टेंशन, बाकी जो ये लगेंगे फोर्सेस, इसका इस तरफ क्या लगेगा 330G sin 30, मतलब 300 sin 30, और टेंशन इधर। मान लेते हैं ये पूरा एक्सेलरेशन इधर आएगा नीचे, तो ये ऐसे जाएगा ऊपर से। या तो एफबीडी बना लो, बना के फिर जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स, अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई गई है इसकी। या तो वहाँ से कर लो या सीधे एक्सेलरेशन निकाल लो। सपोर्टिंग फोर्स ये हो गया, तो 400 sin 30 कितना हो जाएगा 200, माइनस अपोजिंग फोर्स ये कितना हो जाएगा भाई 150 अपॉन टोटल मास, तो कितना हो गया 40 + 30 यानी 70, तो ये कितना आ गया 50/70, मतलब 5/7, तो लगभग ये 0.7 के आसपास। इसका ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। 28, इसमें बोला गया कि अगर बॉडी मोमेंटरली रेस्ट में है तो इट मीन्स दैट फोर्स ऑन एक्सेलरेशन आर नेसेसरली जीरो। जरूरी नहीं है। अगर आप मोशन अंडर ग्रेविटी का केस देखें, बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट पर जाके वेलोसिटी जीरो होती है, रेस्ट में आता है इंस्टेंटली, लेकिन वहाँ पर तो फोर्स तो mg लगता ही है ना, तो एक्सेलरेशन तो g के बराबर होगा ही। तो ये जो असर्शन है ये क्या है, ये गलत है। फिर दूसरा क्या लिखा है, फोर्स ऑन अ बॉडी एट अ गिवन टाइम इज डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ओनली। तो भाई इसका जो है वो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, असर्शन और रीज़न दोनों ही गलत है। फोर्स का मेजरमेंट केवल हम मोशन डायरेक्शन से नहीं डिसाइड करते हैं, तो इसका असर्शन एंड रीज़न दोनों इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 एकदम इजी क्वेश्चन। इसमें दिया कि मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय, ये पोजीशन टाइम रिलेशन दे दिया और फोर्स पूछ रहा है, तो भाई फोर्स बराबर होता है m। देखो जो लॉ ऑफ मोशन चैप्टर है, मैंने क्लास में बताया था कि ये पूरा बेसिस काइनेमेटिक्स पे होता है, और काइनेमेटिक्स का बेसिस है वेक्टर और बेसिक मैथ। तो काइनेमेटिक्स सीखे रहेंगे अच्छे से तो आपको लॉ ऑफ मोशन पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। अब यहाँ पर ये पोजीशन टाइम रिलेशन दिया और फोर्स के बारे में पूछ रहा है, तो हमें पहले एक्सेलरेशन देखना होगा। अब यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे आएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और वो कितना आएगा u + gt। दूसरी बार करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, वो कितना आएगा g। तो ऑब्वियस है कि फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मास से मल्टीप्लाई कर दिया एक्सेलरेशन में, तो क्या मिल गया, फोर्स मिल गया। 30 का ये पहला ऑप्शन। फिर 31, ये फोर्स टाइम का ग्राफ दिया है, आपको पता होगा फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया देता है इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम, और यहाँ पर वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर t = 3t पर वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी आपको मोमेंटम निकालना है फाइनल, और बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट पे है, यानी इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया 0। तो एक काम करते हैं भाई, 0 से 3t तक का एरिया निकाल लो। ये 0 से 3t तक का एरिया निकालो, ट्रैपीजियम है ना, ट्रैपीजियम का, या फिर ट्राइंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल का निकाल के जोड़ दो,
ट्रेपीजियम का तो एरिया याद ही होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होंगे, ये 3t और ये वाला कितना है t, तो ये कितना हो गया जोड़ के 4t, और उसके बीच की दूरी कितनी है f0, और ये हो जाता है p फाइनल माइनस p इनिशियल। इम्पल्स का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये तो जीरो है भाई क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, तो p फाइनल मिल गया, और p फाइनल हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये कितना हो गया 2f0t, वेलोसिटी निकालने के लिए मास से डिवाइड कर दो, तो इसका ऑप्शन यहाँ दिख रहा है 31 का 3 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें थोड़ा एयर रेजिस्टेंस की बात की गई है। क्लास में मैंने इस बात को बताया भी था कि जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा वेलोसिटी का अपोज करता है ना। जैसे अगर ये मान लो कि मैं बोलता कि एयर रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, है ना, क्योंकि आप देखो एयर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस अगर नहीं होता तब तो दोनों का हाइट सेम हो जाता, ये सब चीज़ें हम चेक कर लेते। अब इसे बोला गया कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, ए को और बी को, ये दोनों को ऊपर फेंका गया सेम स्पीड से, ठीक, और ए का मास जो है वो ज़्यादा है, बी का मास मतलब कम है, और एयर रेजिस्टेंस बराबर लग रहा है दोनों पे, तो पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन से कौन सा सही होगा, ठीक। तो देखो सेम हाइट तो नहीं होगा, इसलिए कि अभी आप समझ जाएंगे इसको। देखो ये ऊपर जा रही है दोनों सेम स्पीड से, तो एयर का जो रेजिस्टेंस होगा एफ दोनों का सेम लगेगा, तो बेटा इसमें जो जी इफेक्टिव आएगा वो जी तो लग ही रहा है नीचे, जी तो नीचे लगेगा ही, और साथ में एफ बाई एम लगेगा, है ना। अब हाइट का जो फॉर्मूला लिखते हो वो याद करो, यू स्क्वायर बाई 2g लिखते थे, तो यहाँ पे लिख देंगे वी स्क्वायर बाई 2g इफेक्टिव लिखोगे। अब जिसका g कम है उसके लिए हाइट ज़्यादा होगी, ठीक। अब g कम किसका होगा, जिसका मास ज़्यादा है। जब मास ज़्यादा रहेगा तो ये वैल्यू कम रहेगी, और जिसका मास कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि g इफेक्टिव फॉर a, है ना, इज लेस देन जी इफेक्टिव ऑफ बी, क्योंकि ए का मास जो है ना, ए का मास ज़्यादा है, ए का मास ज़्यादा है तो जी इफेक्टिव उसका कम होगा एज कंपेयर टू बी। अब जिसका जी यहाँ पे कम होगा उसका हाइट ज़्यादा, तो ए वाले की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 33, अगला है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में ये बोला गया कि विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन A must the wedge be pulled so that the block of mass m kept on it falls freely। अच्छा ठीक, तो इसके लिए चलो अब वीडियो बनाते हैं पहले। तो एक तो भी इसका mg साइन थीटा इधर लगेगा, mg साइन थीटा, इस तरह की अब बी की भी हमने प्रैक्टिस कर रखा है, mg साइन थीटा। इधर क्या आएगा भाई, mg कॉस थीटा, और बाकी इधर स्यूडो लगेगा ma। तो एम ए का भी दो कंपोनेंट, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो एम ए का भी दो कंपोनेंट आएगा, इस तरफ एम ए कॉस थीटा और इस तरफ एम ए साइन थीटा, और ये क्या हो गया आर, है ना। और फ्रिक्शनलेस प्लेन है, फ्रिक्शन कोई मतलब है नहीं। देखो यहाँ पे ये फ्री फॉल करे, यानी पहला बात कि आर की वैल्यू जीरो कर दो, दोनों का कॉन्टैक्ट खत्म होगा ना, बताया था जब दो सरफेस का कॉन्टैक्ट खत्म हो तो आर की वैल्यू जीरो करो। आर की वैल्यू जीरो करने में अब देखो ये ऊपर का फोर्स ये इस तरफ, ये प्लेन के परपेंडिकुलर बताया था ना कि जिस इसकी मोस्ट टेंडेंसी जिस तरफ है मोशन की उसके अलॉन्ग फोर्सेस को लो, उसके परपेंडिकुलर लो, तो इस तरफ फोर्स कौन सा जाएगा, आर प्लस एम ए साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट आपको कंपोनेंट लेने आता ही होगा, और ये वाला बराबर एम जी कॉस थीटा, है ना, एम जी कॉस थीटा, आर जीरो रख दो, आ गया आंसर क्या आ गया, जी कॉस बाई साइन क्या आ गया, तो जी कॉट थीटा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो है ये दूसरा ऑप्शन है। देखो इसमें अगर अब जैसे यहाँ पे क्या था कि जो ऑप्शन दिया थोड़ा सा और कन्फ्यूज़न में आपको डाला जा सकता था, अगर मैं केवल ये ए बराबर जी टैन थीटा लिख देता, तो एक सवाल हमने किया था ना कि ये कितना एक्सेलरेशन हो ताकि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे, उसका आंसर जी टैन थीटा आता था। तो कई लोगों ने हो सकता है कि सोच के ये ऑप्शन मार भी दिया हो बिना सवाल पढ़े, सवाल पूरा पढ़ा करिए। क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ईजी सवाल। Two masses of 5 kg and 3 kg are suspended with the help of massless inextensible string as shown in the figure। और ये पूरा सिस्टम
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। बस भाई एफबीडी बनाओ, है ना, एफबीडी की प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी है, उसको बनाइए और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे मैं 3 kg की एफबीडी बना लूँ, तो 3 kg की एफबीडी बनाओगे तो नीचे क्या लगेगा 3g, ऊपर क्या लगेगा T2, ये तो लगना ही, और बाकी एक स्यूडो आ जाएगा। स्यूडो के बारे में बताया था कि जिस तरफ भी फ्रेम जाता है उसके अपोजिट, और कितना मैग्नीट्यूड, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो ऊपर का, और चूंकि तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो तो पूरा सिस्टम रेस्ट में दिखेगा, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 30 + 6 यानी 36 न्यूटन। इसकी एफबीडी बनाते हैं, तो 5g क्या लगेगा नीचे, ऊपर क्या लगेगा T1, और इससे एक रस्सी और जुड़ी है T2, ये रहेगा, और एक स्यूडो आ जाएगा, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। और T2 की वैल्यू आपने निकाल लिया है 36, और ये हो गया 50, तो कितना आ गया आंसर ये 96। तो ये आंसर आ जाएगा पहला वाला। ये क्वेश्चन नंबर 37 में, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजेंटली विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ये जैसे कोई पढ़ा था ना, जैसे एम मास की बॉडी मान लो v स्पीड से जाके v से वापस आती थी, तो चेंज इन मोमेंटम 2mv आता था, उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो फोर्स आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि v स्पीड से टकरा रही है, लेकिन टकराने के बाद रिबाउंड नहीं हो रहा है, यानी ये वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया mv, और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा फोर्स। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चंस में तुम्हें मास के बारे में सोचना होगा। मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। वो वैल्यू ले जाके यहाँ पे रख दिया जाए तो ये फोर्स मिलेगा। तो मास कितना, ठीक, और ये लेंथ बाई टाइम क्या हो गया वेलोसिटी, तो ये हो गया DAV²। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर आपको पता ही है 10⁻³ kg/m³। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी देखो दे रखा है, और उसकी वेलोसिटी भी दे रखी है। तो ये 10⁻³ एरिया क्या दिया है भाई 10⁻⁻², और वेलोसिटी 15 यानी 15 × 15, तो कितना आंसर आया ये 225 × 10, यानी इसका ये दूसरा ऑप्शन 37 का दूसरा ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन आपका फुली कांस्टेंट का यूज़ करना है यहाँ पे। इसमें मैंने बताया था तरीका आपको कि सबसे लंबी वाली रस्सी आप चूज़ कर लीजिए। इस वाली रस्सी में ये T मान लो, तो इस वाली रस्सी में टेंशन क्या आ गया 2T। आप चाहें तो इस पुली का आप एफबीडी बना सकते हैं। इस पुली का एफबीडी बनाओगे तो देखो ये ऐसे जा रहा है, एक रस्सी इधर जा रही है, इसमें टेंशन T है, तो इसमें टेंशन क्या मान लो T1। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, यानी T1 की वैल्यू क्या आ गई 2T। इसके बाद हम एफबीडी बनाएंगे। ये हाँ कांस्टेंट रिलेशन भी देख लें। मान लेते हैं भाई ये वाले का एक्सेलरेशन A1 और ये वाले का एक्सेलरेशन A2, ठीक है, 4 kg वाले का A2। तो कांस्टेंट रिलेशन के लिए बोला था टेंशन और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करो। 1 kg का टेंशन T, एक्सेलरेशन A1, 4 kg वाले का टेंशन कितना है उस पर 2T और एक्सेलरेशन A2। तो यहाँ पे आपको A1 और A2 में रिलेशन मिल गया, और मैंने ये मान लिया कि भाई A2 की वैल्यू A है तो A1 की वैल्यू 2 है। अब मैं 4 kg की एफबीडी बनाऊँ, तो 4 kg का एफबीडी 4g नीचे 2T ऊपर, और इसको मैंने माना है ये A2 से ऊपर जा रहा था, यानी इसकी वैल्यू A, ठीक। अब हम 1 kg की एफबीडी बना लें, तो 1 kg का G नीचे, टेंशन ऊपर, और ये मैंने माना है नीचे आ रहा है 2A से। अब तो आप दोनों की एफबीडी बना लो। एफबीडी बना लिया, अब इसके बाद इक्वेशन बनाओ। तो जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसका G - T बराबर 2A। अब इसे सॉल्व करना है, तो भाई इधर मैं 2 से, इस वाले इक्वेशन में 2 से गुणा कर दूं, तो कितना आएगा ये 2G - 2T बराबर 4A, और ये यहाँ पे जोड़ दिया लाके इसमें 2T - 4G बराबर 4A। तो जोड़ा तो ये कट गया, और ये आ गया -2G बराबर 8A। एक्सेलरेशन कितना आ गया ये -G/4। देखो माइनस आ गया, इसका मतलब जो डायरेक्शन माना था वो उल्टा मान लिया था, तो उसको पलट देना डायरेक्शन उसका, ठीक है ना। तो अभी माइनस आने का मतलब जो भी आया डायरेक्शन पलट देना। किसके बारे में पूछ रहा है 1 kg के बारे में, तो 1 kg का एक्सेलरेशन तो 2A है, तो अपना आंसर जो आएगा वो तो 2A से निकलेगा। लेकिन ये तो A की वैल्यू दिया है, तो ये कितना आ गया 2A की वैल्यू, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, डायरेक्शन तो पलट ही देना है। तो G/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया G/2।
और ये माइनस आ रहा था तो हमने 1 kg को नीचे माना था, यानी ये माइनस आने का मतलब डायरेक्शन ऊपर कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा g/2 अपवर्ड। ये क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे है। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें दिया हुआ है कि शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली। एक कोई शेल है जो पहले रेस्ट में है और इसमें एक्सप्लोजन हुआ और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ 2 to 1 में, तो इसका मास 2m, इसका मास 2m, इसका मास m ले लिया और बोलता है कि जिन दो मासेस का इक्वल है, बराबर है मास है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के v स्पीड से जा रहा है। चलो भाई मान लिया ये v से ऐसे जा रहा है, ये v से ऐसे जा रहा है और इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, ये मैंने वेक्टर मान लिया। तो मैंने बताया था एक्सप्लोजन इज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो p इनिशियल क्या आ गया 0, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ और यहाँ पर p फाइनल वेक्टर लिखो भाई। इसका वेक्टर क्या लिखोगे 2mv i कैप, ये क्या लिखोगे 2mv j कैप और ये क्या आएगा mv1, दोनों को बराबर कर दो, p इनिशियल बराबर p फाइनल, तो ये 0 हो गया 2mv i कैप 2mv j कैप प्लस mv1 और यहाँ से v1 की वैल्यू आ गई -2v i कैप -2v j कैप। क्वेश्चन में मॉड पूछा गया है तो इसका मॉड लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा 2v√2, यानी इसका ये थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 में ये बोला गया कि एक बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड इंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक। ठीक है, काइनेमेटिक्स में इस तरह के सवाल हमने कर रखे हैं। तो एक वुडन ब्लॉक है मान लो, ठीक, और बुलेट का मास 40 ग्राम है और ये 90 मीटर पर सेकेंड से इसमें इंटर किया और 60 सेंटीमीटर चलने के बाद ये आ गया रेस्ट में, ठीक, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो बोल रहा है कि एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, तो पहले तो रिटार्डेशन निकालोगे ना तब रेजिस्टिव फोर्स मिलेगा, तो पहले रिटार्डेशन निकाल लो और बराबर एम में कर देना, प्योर काइनेमेटिक्स है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो एक्स रिटार्डेशन निकाल लो, तो v² बराबर तीसरा इक्वेशन लगा के -2as। जब आप वर्क एनर्जी थियरम पढ़ लेंगे तो और आसानी सॉल्व हो जाएगा ये। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल क्या दिया भाई 90, तो 90 × 90 2 × a और यस 60 दिया हुआ है, यानी 60/100 मीटर में चेंज कर लिया। चलो भाई ये निकालते हैं 90 × 90 इज इक्वल टू 2 × a × 60/100, तो a की वैल्यू आ गई ठीक। अपने को निकालना है फोर्स रेजिस्टिव, तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया। मास कितना है भाई 40 ग्राम है, 40 ग्राम है तो ग्राम को केजी में चेंज करो और एक्सेलरेशन ये लिख दो, बाकी आप कैलकुलेशन सही से करिए। तो देखो ये कटा इससे 10, ये 4, ठीक, ये इससे 15 से कट गया, तो कितना आया 90 × 90/2 × 15, ठीक, ये 270 न्यूटन। कैलकुलेशन पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करिए, वो आप बहुत गलतियां करते हैं कैलकुलेशन की। अगला क्वेश्चन फिर से ये सीडो पे, अब मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ अ थ्रेड। एक थ्रेड लेके 1 kg के मास को यहाँ पे लटका दिया गया, टेंशन T होगा। तो वैसे अगर लिफ्ट का केस नहीं होता तो T ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेकिन ये लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है पहले, तो अगर ये मान लो कि लिफ्ट से इसको जोड़ दिया गया था तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन दिया हुआ ना 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी अब BD बनाते हैं 1 kg की, तो नीचे ये नीचे की तरफ क्या आ जाएगा g, इस तरफ क्या लगेगा T और नीचे लगेगा स्यूडो। यहाँ पे ये एक्चुअली 4.9 को चलो मैंने g/2 लिख दिया है ना, ये g है, तो ये नीचे मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम कितना लग जाएगा g/2, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स कर दो, क्योंकि तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो, सिस्टम रेस्ट पे दिखेगा, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, यानी g + g/2। मान लो इस केस में टेंशन T1 ले लिया है ना, तो ये कितना आ गया 3g/2।
फिर बोलता है दूसरे केस में कि ये अब नीचे जाने लगी सेम एक्सेलरेशन से। तो अब अगर एफ बनाते हैं दूसरे केस के लिए, तो जी तो ठीक है नीचे लगेगा, ऊपर T2 और अब स्यूडो ऊपर लगने लगेगा, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो ये हो जाएगा G माइनस G/2। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई G/2, और T1 और T2 का आप रेशियो लेंगे तो आंसर आएगा 3:1। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आप समझ लो काइनेमेटिक्स से ही रिलेटेड है पूरा, बस फोर्स नाम भर का दिया हुआ है। बॉडी ऑफ मास 0.4 kg स्टार्टिंग एट ओरिजिन, यानी ओरिजिन से स्टार्ट करने का मतलब S0 0, टाइम t बराबर 0 पे था, और स्पीड क्या दिया है इनिशियल 10 I कैप 10 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, और फोर्स किधर लग रहा है नेगेटिव में, नेगेटिव एक्स में। तो एक्सेलरेशन निकाल लो यहाँ से, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स 8 न्यूटन का मैग्नीट्यूड और माइनस एक्स में लग रहा है, डिवाइडेड बाई मास कितना है भाई 0.4 kg। तो ये कितना आएगा 20 माइनस 20 I कैप। तो वेलोसिटी है इतना मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 25 सेकंड। तो हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना होगा। लॉज ऑफ मोशन के लिए अपने मोशन वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, हाफ AT²। तो फाइनल पोजीशन बतानी है, ये 0 हो गया, ये 25 सेकंड पे, तो 10 इंटू 25 यानी 250 I कैप माइनस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू रखेंगे ना यहाँ पे -20 I, तो 20 I कैप, और ये 25 इंटू 25। आप ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -6000 I कैप, यानी पोजीशन क्या आ जाएगा इसका -6000 मीटर। 45 का पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 ये असर्शन रीजन से रिलेटेड है। इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, इट्स एक्सेलरेशन 0। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ का तो रूल ही होता है ये, F बराबर ma, न्यूटन सेकंड लॉ है ये, F बराबर ma। तो अगर फोर्स 0 हुआ तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी ये भी सही है, और दिस इज सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी सही है, यानी असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो 46 का पहला ऑप्शन होना चाहिए। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट पे 3 क्वेश्चंस दिया गया है। कभी इस तरह का सवाल मतलब हो सकता है कि आ जाए कभी, इसलिए एक ट्राई किया गया है कि स्टेटमेंट दे के आपको सवाल लगवाया जाए। तो एक स्टेटमेंट है, ये दिया हुआ है कि एक बॉडी पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5√3 न्यूटन और 6 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। बॉडी का मास दिया हुआ है 5 kg, और इसमें कुछ पॉइंट्स पूछे जा रहे होंगे। चलो अगले पे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला उसे पूछा गया फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स है तो इस पे बोला गया ना, इधर 5 न्यूटन लगा, सॉरी 6 न्यूटन लगा, और इस तरफ क्या लगा है फोर्स 5√3 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल क्या है 30 डिग्री। तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लूँ। तो रिजल्टेंट फोर्स पता ही है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो इसका स्क्वायर हो गया 75, ये हो गया 36 + 2 इंटू 5√3 इंटू 6 इंटू cos 30 डिग्री। ये आप सॉल्व करेंगे, ये हो गया 111, और cos 30 होता है √3/2, 10 6 60, तो ये हो गया 60√3 इंटू √3/2, तो ये कितना हो गया 30 इंटू 30 90। ठीक, तो ये जुड़ के कितना हो गया 201, और लगभग इसकी वैल्यू जो बेस्ट ऑप्शन दिख रही है 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो ऑब्वियस है यही आंसर होगा। कोई बहुत क्लोज भी आंसर नहीं दिया हुआ है, तो सीधे सीधे आप ये आंसर लिख सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स कितना आया 14.2 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 48 एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी पूछा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल क्या फोर्स बाई मास, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाई मास। फोर्स कितना आया 14.2, और मास कितना दिया हुआ है 5 kg। तो इसका भी ऑप्शन दिख रहा है 3 से कम ही है, 3 से कम एक ही क्वांटिटी है ये वाली, एक ये भी है बट ये तो 5 नहीं है ना, तो ये आ जाएगा आंसर लगभग 2.84 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और
अगला पूछा गया कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, v बराबर u प्लस ए टी हम लिख सकते हैं, u प्लस ए टी। यू तो 0 था, है ना, और एक्सेलरेशन कितना आया अभी 2.84, और कितने टाइम पे बताना है ना। तो ये सॉल्व करके 11.36, ठीक है, इसका 49 का ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पुली का मास दिया हुआ है, तो आप पहले, अब मैंने क्वेश्चन में मान लो कि पुली मासलेस दे के ही सारे सवाल करवाए हैं, बस एक क्वेश्चन ट्राई किया कि पुली का मास दें, देखें तुम लोग कर पाते हो नहीं। बहुत ही आसान सवाल है बेटा, अगर बी डी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये रस्सी देखो जुड़ी हुई है ना, तो इसमें टेंशन ऐसे टी आ जाएगा, और पुली का मास स्मॉल एम है तो नीचे बस एम जी लगा दो। और अगर मान लो पुली का मास वगैरह नहीं होता मान लो, तो तुम ऐसे बनाते एफ बी डी, और यहाँ पे ये रस्सी फिक्स है, तो ये पुली भी फिक्स ही रखा गया, रस्सी भी फिक्स है यहाँ पे, तो जो भी मास रहेगा वही पूरा टेंशन आ जाएगा। तो ये जो पुली से मास लटकाया गया है उसका वेट एम जी रहेगा नीचे, तो एफ बी डी बनाओगे तो पूरे रस्सी में टेंशन वही आ जाएगा एम जी, तो टेंशन की वैल्यू भी क्या आ गई, ये एम जी। ठीक है, अब बस फोर्सेस का तुम्हें रिजल्टेंट लेना है। तो भाई देखो ये दोनों फोर्स एक ही दिशा में है, ये तो दोनों जुड़ गए, ऐसे हो गए, ये फोर्स इधर आ गया ये वाला, और ये वाला इधर जा रहा है ना, ये वाला इधर जा रहा है, कितना, एम जी। अब देखो ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, दो वेक्टर 90 पे हो, तो रिजल्टेंट कैसे लिखते हो, रिजल्टेंट फोर्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एम प्लस एम जी स्क्वायर, ये स्क्वायर, और प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। जी स्क्वायर देखो रूट के बाहर आ जाएगा, यहाँ ऑप्शन में वो जी एक्चुअली रूट के बाहर आज दिख नहीं रहा है, बट वो करेक्शन करवाया गया था। ठीक है, तो रिजल्टेंट आ जाएगा, ये जी बाहर ले लो रूट से, और इसका आंसर ये एम प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसका ये चौथा ऑप्शन।